ठीक। सभी को नमस्कार। आज 31 मई को ग्रुप जो ए था उसका जीके का पेपर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। 75 जो प्रश्न आए हैं, प्रश्नों का लेवल मैंने विद्यार्थियों से बात की, काफ़ी अच्छा बताया, कुछ जगह पे कुछ ठीक है मतलब, लेकिन मेरे विचार से जिन बच्चों की तैयारी ठीक है उनके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 40% वाले जिस क्राइटेरिया की बात कर रहे थे इस पेपर के अंदर, तो कम से कम, क्योंकि मुझे पूरे पेपर के बारे में जानकारी नहीं है कि भाई मैथ के प्रश्न कैसे आए, इंग्लिश के कैसे आए, या हिंदी या हिस्ट्री के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। 75 प्रश्न में से मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के प्रश्न देखे थे, तो उसके ऊपर बात करूंगा। ज्योग्राफी के 10 प्रश्न आए हुए हैं उसमें से, और 10 के 10 प्रश्न ऐसे हैं जो एक तरह से हमने क्लास के अंदर भी पढ़े थे। ऑल ओवर मेरे विचार से ठीक तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, उसने कहीं से भी पढ़ा होगा तो वो व्यवस्थित कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो हमसे जुड़ा हुआ था उसने किए हैं भी। मेरा कहने का भावार्थ है कि जिस भी विद्यार्थी की लाइन लेंथ के अकॉर्डिंग प्रश्न थे, सारे के सारे 10 के 10 प्रश्न, और उसने अगर राजस्थान की ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, हरिमोहन सक्सेना, एच.एस. शर्मा और पुराने पेपरों को अगर उसने किया होगा, तो मेरे विचार से 10 में से 10 प्रश्न वो वहां पेपर के अंदर देखेगा। अब वो ठीक अटेम्प्ट कितने कर पाता है वो एक अलग इश्यू होता है, और यहाँ पर भी हमने भी उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक तरह से पढ़ाई की थी। और ये जो प्रश्न हैं वो ग्रुप बी सी डी वालों के लिए किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया ये पता चलता है कि भाई किस सीक्वेंस के अंदर प्रश्न बनाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि सेम इस पेपर के अंदर आएगा, अगले पेपर के अंदर वैसा का वैसा ही प्रश्न आएगा। हालांकि प्रश्नों के लेवल के अंदर भी परिवर्तन किया जा सकता है और टॉपिक के अंदर भी परिवर्तन किया जा सकता है, वो अलग बात होती है। लेकिन सामान्यतः दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द बाकी जो बी सी डी वाले हैं उनके भी कुछ न कुछ उस एनवायरनमेंट से संबंधित बातें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है। तो जिनका अभी जैसे बी ग्रुप वाले 3 को पेपर होगा, फिर उसके बाद में सी और डी वाले होंगे, तो सी और डी वाले तो जब पेपर दें तो उससे पहले वो ऐसा जरूर कर लें कि बी ग्रुप का और ए ग्रुप का दोनों का ध्यान कर लें, और डी वाले दें तो ए बी सी वाले, इस प्रकार से उन प्रश्नों को आप जरूर एनालिसिस करें, क्योंकि उससे आपको पेपर के अंदर फायदा होता है। 2 4 5 प्रश्न आपके बढ़ते चले जाते हैं। ऑल ओवर अभी भी जो बी ग्रुप वाले हैं उनको इन 75 प्रश्नों का एनालिसिस करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि भाई करंट के प्रश्न किस प्रकार से आए हैं, हिंदी के प्रश्न कैसे आए हैं, किस टॉपिक में से बात की गई है मेनली, ऐसे ही हिस्ट्री के अंदर, ऐसे ही ज्योग्राफी के अंदर, ऐसे ही पॉलिटिकल के अंदर आपको 75 प्रश्नों का एनालिसिस करना चाहिए। हालांकि मैंने प्रथम दृष्टया हालांकि सारे प्रश्न देखे थे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जिसकी अच्छी तैयारी है उसको कोई मेरे विचार से इस पेपर में दिक्कत आने वाली बात है मुझे नहीं लगी। अब ज्योग्राफी के प्रश्नों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, जो मेरे पास जो पेपर उपलब्ध है, हो सकता है किसी के पास ये कहीं आगे पीछे हो, कि ये रिपोर्ट की बात की गई है कि राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए। देशी और विदेशी पर्यटकों से संबंधित बार बार यहां से प्रश्न आते रहे हैं। ये कोई ये जो 10 प्रश्न जो आए हैं ना, मैं ये बता देता हूं कि इनके इर्द गिर्द की पूर्व की परीक्षाओं के अंदर ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए। इसलिए जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अगर ध्यान में रखते हुए, उस समय हो सकता है रिपोर्ट आपके 2024 की पूछी हो, 23 की पूछी हो, 22 की पूछी हो, 21 की पूछी हो, ऐसा हो सकता है। यहां पे राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए। तो यहां पर ये हमने पहले भी किया था कि यहां पर ये आया हुआ प्रश्न ही है। यहाँ पे पर्यटकों की संख्या लिखिए, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक, यानी 1 नंबर में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहां पे आए हैं, जयपुर के अंदर, 2 नंबर पे उदयपुर और 3 नंबर पे जोधपुर। 2024 और 25 के अंदर ये डाटा सेम ही है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। ये आप पर्यटन विभाग की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। ये भी बार बार पूछा जाता है, इसका जो पर्यटन विभाग का जो एक तरह से लोगो है, पधारो हमारा देश, राजस्थान भारत का एक अतुल्य राज्य है, तो इसको भी आप ध्यान कर लेना। यहाँ पे ऐसे रिपोर्ट दिखा रखी है, तो रिपोर्ट 24 और 25 के अंदर सेम दे रखी है, फर्स्ट नंबर के ऊपर आपका जयपुर है। तो ये डाटा कई बार पूछा गया। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न जिसके ऊपर हमने बात की कि 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक हैं, तो आपने देख लिया कि 1 नंबर पे आएगा जयपुर,
और दूसरा आ गया उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात की जाए, हमने जब प्रश्न किए थे तो इन प्रश्नों के ऊपर सबके ऊपर बात की गई है और मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर आप आए हुए पिछले 15-20 सालों के प्रश्नों को अगर एनालिसिस करते हो तो मेरे विचार से आपकी किसी भी परीक्षा को पास करने में दिक्कत नहीं आएगी, और पूछे जाते हैं अब भी, चाहे कितना भी चेंज कर दें लेकिन फिर भी सीक्वेंस आएगी। ये जो प्रश्न है ये भी पूर्व की जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर एक तरह से पूछा गया है कि जनगणना 2019 के अनुसार, पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के 2012 से 19 के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। ये भी अब जब हम क्लास के अंदर पढ़ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि फर्स्ट पेज के अंदर जहां पर पशु गणना की बात की गई है उस लाइन के अंदर यहां पे देखोगे ये जो जितने जितने स्टार लगा रखे हैं ये स्टार ऐसे लगाए हुए हैं कि पूर्व परीक्षा में यहां से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और ये वापिस वही प्रश्न वापिस आ गया। इसका मतलब ये भी प्रश्न आपका पुनरावृत्ति वाला ही है कि 2019 में गोवंश व भैंस को छोड़ करके, क्या लिखा है, गोवंश व भैंस को छोड़ करके अन्य सभी पशुओं में कमी हुई है। यहां पे गधे की बात की जाए, ऊंट की बात की जाए, भेड़ों की बात की जाए, बकरी की बात की जाए, इनमें तो क्या हुई है, कमी हुई है। वृद्धि किस में हुई, गायों के अंदर और भैंसों के अंदर। प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न आपका यही था, इसका मतलब गायों के अंदर वृद्धि हुई है, भैंसों में वृद्धि हुई है कि निम्नलिखित में से धनात्मक वृद्धि किस में दर्ज की गई है। तो गधे में तो कमी हुई थी, बकरी के अंदर भी कमी हुई थी, इसका मतलब बी और सी जिसके अंदर ऑप्शन में होगा, ये 4 नंबर पे दे रखा है, केवल बी और सी। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपका पुनरावृत्ति वाला ही प्रश्न है। और ये जितने जितने स्टार लगा रखे हैं, मैंने तो पहले भी बताया था, ये स्टार वही हैं जो पूर्व परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं। आप खुद अगर इतना एनालिसिस कर लेते हो, आपके पास में जो भी किताब यानी पढ़ने का तरीका अगर आपको एक बार आ गया ना, आप मूल टेक्स्ट बुक लीजिए, फिर उसमें आए हुए प्रश्नों को आप देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से ये रिपोर्ट का जो अगर पशुधन से संबंधित है, अगला जो पेपर है उसके अंदर बी सी डी ग्रुप में यहां पे निश्चित रूप से इस टॉपिक में से ऐसा प्रश्न हो सकता है, या तो आपके सामने यहां से पशुओं की जो किस्मों वाली बातें हैं वहां से प्रश्न आ सकता है, कौन सी गाय की है या भैंस की है या किस जगह के ऊपर किस एरिया से संबंधित है उनको। जैसे कुछ प्रश्न संरक्षित क्षेत्र से पूर्व से पश्चिम पूछा था, वैसे भी आपके सामने गाय की जो नस्लें हैं, बकरी की जो नस्लें हैं, उनको भी आपको पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण क्रमिक रूप से व्यवस्थित करवा सकते हैं, ऐसा पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। इस पेपर को अगर आप देखते हो तो, एनालिसिस करते हो तो, केवल वो संरक्षित क्षेत्र के लिए नहीं था पूर्व से पश्चिम वाला जो प्रश्न था, चोटियों का भी प्रश्न आया था, पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसा यहां पर भी हो सकते हैं कि गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरियों की जो नस्ल हैं, किस जिले के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर तो आप करते हो, उनको भी आपके सामने पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऐसे आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि ऐसा प्रश्न यहां पर भी बनाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है ये सेम वही है जो अभी हम बात कर रहे थे कि राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये चारों की चारों चोटियों के बारे में मैंने यहां पे बताया था। एक तो बार बार जो अरावली की चोटियों से इन्होंने ऐसे कर रखा है कि भी 100% प्रश्न पूछा जा रहा है। अब दो प्रकार की होगी, एक अरावली की चोटियों की बात कर रहे हैं, दूसरा आप देख रहे हो कि दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती का पठार है उसके अंदर जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। उनको आपसे हाइट के अकॉर्डिंग क्रम से, तो अगला जो पेपर होगा उसके अंदर भी आपके सामने इस प्रकार से हो सकते हैं, उनको हाइट के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, उनको जिले के अकॉर्डिंग मैच करवा सकते हैं, या फिर तीसरी सीक्वेंस यही है कि उत्तर से दक्षिण पूछ सकते हैं। जैसे इसमें पूर्व से पश्चिम पूछा है, अगले में किसी में उत्तर से दक्षिण पूछ लेंगे, दक्षिण से उत्तर पूछ लेंगे, पश्चिम से पूर्व पूछ लेंगे, या फिर जिले के साथ में मैच है या नहीं है इस क्राइटेरिया से, या फिर इनकी हाइट देकर के कि कौन कौन सी किन से सुमेलित है या नहीं है, बार बार इस एरिया से प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न जो चारों जिनके ऊपर हम अगर हम बात करें, यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि भाई, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी किस जिले के अंदर, ये जितने स्टार लगा रखे हैं ना, ये सारे के सारे यहां पर ये हाइट पूछी गई है, कौन सा किस जिले से संबंधित है ये पूछी गई है। ये देखो यहां पे हमने बात कर ली कि तारागढ़ अजमेर के अंदर है, तो ये प्रश्न भी पहले पूछा गया, तो यहां पर एक बात तो आ गई कि हमें अजमेर की चोटी पूछ ली। दूसरा अगर आप देखोगे यहां पर आकर के उन्होंने जहारोल पर्वत की बात की, ये देखो ये इनकी भी पर्टिकुलर
रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला पर्वत की अगर बात करते हो, इनकी भी क्रम से हाइट पूछी गई है। इनको पूर्व से पश्चिम जैसे क्रम से पूछा गया। ये जितने स्टार लगाए गए हैं ये सारे के सारे पूर्व परीक्षाओं के अंदर प्रश्न है, हालांकि किताब के अंदर दिया गया, हमने हमारे हिसाब से इसको एडजस्ट करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे झारोला पर्वत की बात कर ली उन्होंने, झारोला पर्वत यानी जालोर पर्वतीय क्षेत्र की बात आ गई। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तीसरा यहाँ पे जो शब्द दिया था उन्होंने, ये सारी चोटियां पूछी गई। अरावली की, उत्तरी अरावली की, मध्य अरावली की, दक्षिणी अरावली की, ऐसी चोटियों का क्रम आता था, या जिलों से संबंधित प्रश्न आते थे या हाइट के अकॉर्डिंग। इस बार पूर्व से पश्चिम का प्रश्न दे दिया, इससे पहले भी ऐसा प्रश्न आया हुआ है। यहां पे आप देखोगे सायरा की बात की गई है। सायरा उदयपुर के अंदर है। धोनिया, सायरा, गोगुंदा, कोटड़ा, ऋषभदेव, ये सारी उदयपुर की है अंदर है। इसका मतलब एक आपको उदयपुर की दे रखी है। ये तीनों तो अरावली से दे दी, तीनों के नाम अरावली से दे दिए। फिर एक नाम जो आपको दिया वो यहां पे दिया है, ये देखो सत्तूर की बात की गई है। सर्वोच्च चोटी ये दे रखी है बूंदी के अंदर। यहां पे आप देखोगे इसकी औसत ऊंचाई ये 353 मीटर, ये भी पूछी गई है, तो सत्तूर की बात आ गई। तो ये बूंदी के अंदर आ गई, यानी बूंदी और मुकुंदरा, बूंदी की पहाड़ियों को अड़ावल, ये सारे के सारे एक तरह से प्रश्न वापिस भी यहां से रिपीट होने की संभावनाएं हैं। तो इसका मतलब इस क्राइटेरिया से प्रश्न वापिस आपके सामने आएगा। अब हमने क्या देखा कि इन्होंने, अब आपको सबसे पहले राजस्थान का मैप है वो आना चाहिए। एक बार पुनः से उसको आप मानचित्र को आप देख के चले जाएं, यहां पे दे दिया। एक तो बूंदी की बात कर ली, एक उन्होंने दिया उदयपुर की चोटी की बात की, सायरा की, एक अजमेर की बात की, तारागढ़ की, और यहां पे दे रखी थी आपको, एक मिनट, एक जालोर का दे दिया, झारोला पर्वत, ये आ गए। अब क्रम से देखोगे तो एक नंबर पे ये आ गई बूंदी, 2 पे अजमेर आ गया, 3 पे आप देख रहे हो उदयपुर आ गया, 4 पे आपका जालोर आ गया। यानी मानचित्र से संबंधित। दूसरा ऐसा ही प्रश्न आपके सामने संरक्षित क्षेत्र से संबंधित भी आया था, उसमें भी आपको पूर्व से पश्चिम इस प्रकार से संरक्षित क्षेत्रों को क्रम से, संरक्षित क्षेत्रों के नाम दे दिए। ये नहीं पूछा कौन सा कहां पर है, लेकिन ये पूछ लिया कि उसको पूर्व से पश्चिम क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इस उत्तर के अंदर आप देख लीजिए, सबसे पहले जो अगर देखेंगे सत्तूर 1 नंबर पे ही है, बूंदी वाला आ गया, तो ऑप्शन ये आपका बी आ गया 1 नंबर पे। फिर उसके बाद में अजमेर वाली आ गई, ये रही 2 नंबर, बी आ गया ए, फिर उसके बाद में सी, और उसके बाद में डी, बी ए सी डी, ये जिसमें भी दे रखा है बी ए सी डी, ये रहा। तो यानी अरावली की चोटियों से संबंधित या दक्षिणी पूर्वी पठारी जो पहाग है उसकी चोटियों से संबंधित प्रश्न आगामी पेपरों के अंदर भी निश्चित रूप से यहां से रहने वाला है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न दिया है, 10 के 10 प्रश्न ऐसे हैं जो आए हुए हैं। ये आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह बहुत बार पूछा गया है और वापिस आगे भी पूछा जा सकता है। यहां से 3-4 प्रकार के वही कि भाई कौन सा जिला समूह है जो अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है। तो इनमें आपको ये देखना है कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं। इसके अंदर आपको एक एक अगर ऑप्शन के अंदर भी कुछ कट जाएंगे। जैसे आप देखोगे अलवर की बात आ गई, यहां पे ये देखिए नक्शे के अंदर देखते हो, यहां पे इन्होंने धौलपुर की बात की है यूपी और एमपी के साथ में, इसका मतलब धौलपुर की बात कर रहा है। अलवर की बात कर रहे हैं, ये हरियाणा के साथ में बना रहा है। इसके अलावा उन्होंने डींग की बात की थी हरियाणा और यूपी वाले एरिया के अंदर। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है अलवर, इसका मतलब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये तो नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन के अंदर अगर आप यहाँ डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर, बालोतरा, ये इंटरनल है, सारे आंतरिक हैं। कुचामन, सीकर, बालोतरा, धौलपुर, इसके अंदर धौलपुर एक का अगर आपको आ रहा है यहां पर, ये देख लीजिए यूपी और एमपी की आ गई, तो ये भी आपने काट दिया। तीसरा कोटपुतली, बहरोड, दौसा, बालोतरा, करौली, इसके अंदर आप ये देखिए यहां पर ये करौली वाला हिस्सा आ गया, एमपी के साथ में बना रहा है। तो ये 3 आपके कट गए यहां पर। अब बचा क्या है, डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर, बालोतरा वाला, ये देखो ये रहा। किसी की नहीं लगती डीडवाना कुचामन की, दूसरी बालोतरा के किसी के साथ में सीमा नहीं लगती है, दौसा के किसी के साथ में सीमा नहीं लगती है, और एक दे रखा था डीडवाना, कुचामन, दौसा, बालोतरा, एक ब्यावर दे दिया। ये देखिए ये रहा ब्यावर।
यानी इनकी किसी के साथ में सीमा नहीं लगती है। तो वापस से आपके सामने इस मानचित्र बेस से संबंधित अगला जो पेपर होगा उसके अंदर भी कुछ न कुछ प्रश्न रहने वाला है, चाहे तो वो इनको एमपी के साथ में लगती है, उत्तर से दक्षिण क्रम से पूछे जा सकते हैं, यहां पर किसकी सबसे ज्यादा लगती है, किसकी सबसे कम लगती है, ऐसा पूछा जा सकता है, या किसकी आंतरिक राज्य के अंदर जो जिले हैं वो कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर कौन से हैं, पूर्व से पश्चिम कैसा क्रम जो है, इस पूरा का पूरा मानचित्र है वो हमें आना चाहिए, क्योंकि ये ऑल ओवर हर जगह पे काम में आएगा। तो एक बार अच्छे से आपके सामने ऐसा भी हो सकता है कौन कौन से जिले जो हैं वो परस्पर सीमावर्ती हैं, युगम बनाते हैं, कौन से एक दूसरे से दूर हैं या कौन से निकटतम है, किसकी बाउंड्री किसके साथ में लगती है या नहीं लगती है। तो इस राजस्थान के मानचित्र को एक बार, हालांकि आप सबको आ रहा है, फिर भी एक बार कुछ बाउंड्रीज जो हैं उनको आप विशेष तौर से ध्यान रख लें जो निकटतम है। अगला प्रश्न देखें, वही आ गया, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आप देखोगे यहां पे ये सारे किए गए हैं, इन्होंने ये दिया है भैरव घाटी अजमेर का आ गया, इसका मतलब एक अजमेर से दिया है, एक यहां टोंक का दिया है बीसलपुर, फिर उसके बाद में एक इन्होंने आपका ये दिया है वाड़ाखेड़ा सिरोही वाला, तो यहां से सिरोही का आ गया, और फिर एक इन्होंने दिया है बांज आमली, ये आ गया 12 का। तो ये चारों आ गए, बीसलपुर बांध भी टोंक के अंदर ही। तो यहां पे इन्होंने क्रम से पूछा कि पूर्व से पश्चिम, हो सकता है पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से पूर्व, एक बार देख लेते हैं, पूर्व से पश्चिम क्रम से। तो अब आपने देख लिया कि सबसे पूर्व के अंदर 1 नंबर पे आ गया बांज आमली वाला, 2 नंबर पे बीसलपुर टोंक वाला आ गया, 3 नंबर पे भैरव घाटी अजमेर वाला आ गया, और 4 नंबर पे वाड़ाखेड़ा सिरोही। पिछले पेपरों के अंदर अगर आप देखोगे यहां से हर पेपर के अंदर लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। ये आप जितने देख रहे हो इन सब के ऊपर स्टार लगा रखा है, इनका मतलब ऐसा प्रश्न पूछा गया कौन सा संरक्षित क्षेत्र कहां से संबंधित है। मैंने पहले भी क्लास के अंदर भी बात की थी और प्रश्न भी आए थे, तब मैंने बात की थी कि हमारे सामने ऐसा प्रश्न हो सकता है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। यहां से वापस इस प्रकार से भी हो सकता है दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व। तो ऐसा क्रमिक रूप से बाकी जगह के जो प्रश्न हैं उनके अंदर भी बात की जा सकती है। फिर उसके बाद में जिलों से संबंधित ऐसा प्रश्न पूछा गया, नदियों को आपको क्रम से पूछा जा सकता है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। सहायक नदियों को आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, कुछ नदियों की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां उनको आपको इस प्रकार सीक्वेंस से लगाया जा सकता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो बी सी डी ग्रुप वाले के अंदर या ज्योग्राफी के मूल जो पेपर होगा उसके अंदर भी ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है जिनके अंदर क्रम। तो 1 नंबर पे आपने देख लिया बांज आमली वाला 12 वाला ए आ गया, फिर आपने देखा टोंक वाला आ गया, यहाँ पे बीसलपुर ए, टोंक किस में दे रखा है ए, और फिर उसके बाद में बी, फिर गंगा भैरव घाटी आ गया 3 नंबर पे, सी अजमेर वाला सी, और फिर वाड़ाखेड़ा सिरोही वाला 4। ए बी सी डी जिसके अंदर होगा यानी क्रम से ये आ गया 1 नंबर जो उत्तर दे रखा है ए बी सी डी। अगला नेक्स्ट अगर प्रश्न हम देखें तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। ये प्रश्न इतनी बार पूछे गए हैं यहां से सहायक नदियों से संबंधित। अगर मैं दिखाऊंगा तो पिछले पेपरों के अंदर आप देखोगे तो ये जितने आप यहाँ पे देखोगे ऊपर माही नदी से संबंधित इतने प्रश्नों की कौन सी नदी है कहाँ से है, ये सारे के सारे ये देखो। इनको भी आपसे आप ये ध्यान रखना कि आपसे ऐसे भी पूछी जा सकती हैं कौन सी नदियां राजस्थान से संबंधित है, कौन सी एमपी से संबंधित है, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, इनका क्रम पूछा जा सकता है नदियों से। यहां से तो ये जो नदियां हैं ये देखो, हर एक शब्द जो है मेरे विचार से मैंने अनावश्यक लिखने की कोशिश नहीं की, जितनी जरूरत थी उतने सारे लिखे गए हैं शब्द हैं, और मन नहीं लगे इतना सा अगर अपन शब्द आनता हुए नहीं तो कुल मिला के पेपर चाहे किसी भी लेवल का हो, एक अच्छे जो कंपटीटर की भूमिका होती है वो हम आसानी से निभा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया जो दे रखे हैं देखो, सोम, चाप, ईरू, ये तीनों इसी की सहायक नदियां। ये रही, ये रहा सबसे पहले सोम, फिर आ गई चाप और ईरू।
इसके अलावा जाखम, अनास, मोरेन, ईरान, एराव, भादर, हरण, ये जो शब्द लिखे गए हैं सबके ऊपर स्टार लगा रखे हैं। इसका मतलब ये सारे शब्द पूर्व में पूछे गए हैं। ये शब्द, ये प्रश्न भी आपका पुनरावृत्ति वाला है। अगली इसके अंदर एक जो ये मेज दे रखी थी, ये भी पहले से कई बार पूछी गई, ये भी मैं दिखा देता हूं। यहां पे आप देखो, ये देखो, अन्य सहायक नदियां, यानी चंबल की जो सहायक नदियों की बात की गई है, बनास, बामणी, काली सिंध, पार्वती, और अन्य सहायक नदियों के अंदर कुन्नू, बामणी और मेज। तो ये भी पहले बहुत बार पूछी गई है। ये जो आपको नदियों का क्रम एक तरह से आप यहां पे देख रहे हो, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है पेपर के अंदर वापस। यहां इनका सीक्वेंस ऐसे पूछा जा सकता है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। इनको अगर आप देखोगे यहां पे, ये गुंजाली, बामणी, कुराल, मेज, बनास, इनको आपसे दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, ये सहायक नदियों से संबंधित यहां का भी आपका प्रश्न हो सकता है। और इतने से व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं तो मेरे विचार से हम एक अच्छे कंपीटिटर हो सकते हैं। फिर उसके बाद में तो ये प्रश्न भी पूर्व के अंदर आया हुआ है, कोई नया प्रश्न नहीं है। हालांकि डाटा है तो डाटा तो हमें याद तो रखने पड़े। राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 11 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रम से सर्वाधिक और न्यूनतम की बात अंकित की गई है? तो आप यहां पे देखिए, अगला जो प्रश्न की बात की है कि ग्रामीण और नगरीय जो जनसंख्या की हमने बात की, ये देखो, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की बात करते हो 2011 के अंदर 19% रही है। ये डाटा नहीं पूछा है, बार बार यहां से पूछ रहे हैं। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर, शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 29 है, इनको भी बार बार पूछा जाता है। अब यहां पे हमने एक शब्द याद किया था, जैसे ग्रामीण के अंदर जग को याद किया था और शहरी के अंदर या नगरीय के अंदर अल्डू। अल्डू मतलब सर्वाधिक जो है वो अलवर के अंदर रही थी, और न्यूनतम की बात करें डूंगरपुर। तो ये अलवर और डूंगरपुर दोनों के ऊपर जो स्टार लगा रखे हैं, ये प्रश्न आपका पहले कई बार पूछा गया, वही वापिस आपके सामने प्रश्न आया है। इसका मतलब अलवर और डूंगरपुर आ जाएगा, यही प्रश्न था। इसमें आप देखिए, ये रहा अलवर और डूंगरपुर, यानी सर्वाधिक तो कहां पे रही, क्रम से। एक बात ध्यान रखना, कई बार पहले न्यूनतम भी दिया जा सकता है तो फिर आपका उत्तर बदल जाता है। कई बार हम जल्दबाजी के अंदर, जैसे जग को अल्डू मैंने ऐसे बताया तो सूत्र में आपको ऐसे याद था अल्डू, लेकिन उसने अगर आपको क्रम उल्टा पूछ लिया, न्यूनतम और सर्वाधिक, तो इसका मतलब पहले आपका उत्तर डूंगरपुर लिखना पड़ेगा, फिर अलवर लिखना पड़ेगा। तो वो प्रश्न के अंदर पहले देख लें। यहां पर तो उत्तर आपका ये आ गया अलवर और डूंगरपुर, तो ये भी पुनरावृत्ति वाला प्रश्न है। फिर उसके बाद में अगला ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। आए हुए शब्द हमने अधिकांशतः पढ़ने का प्रयास किया है, उसी में से अब देखो, ये आपको दिखाते हैं। कोटरी और रानेरी की जो बात की है, सरूपा, छाजा और सेंड्रा की बात की है, सालपेट और बारोदिया की बात की है। छऊ के छऊ शब्द आए हुए हैं पहले, पीछे के जो पेपर हैं उनके अंदर आप देखिए, ये देखो, यहां पे ये आ गई फायर क्ले। फायर क्ले के संबंध में ये 4-5 शब्द बार बार पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। गढ़ की बात कर रखी है, कोटरी की बात की है, रानेरी की बात की है। तो कोटरी और रानेरी इस बार उन्होंने दिया है फायर क्ले से संबंधित। यही प्रश्न था कि भाई फायर क्ले, कोटरी और रानेरी, तो वापिस एक तरह से वही रिपीट शब्द है। दूसरा अगर देखें तो फिर ये मैग्नेसाइट से संबंधित पूछा था। मैग्नेसाइट से संबंधित अजमेर के अंदर सरूपा, छाजा और सेंड्रा पालिका, ये मैग्नेसाइट से संबंधित है। तो ये प्रश्न भी यहां पे मैंने यहां स्टार लगा रखा है, यहां स्टार लगा रखा है, तो इसका मतलब स्टार में मेरी मर्जी कौन लगाएगा, ये आए हुए हैं कई जगह, तो मतलब बहुत सारा लगा रखे हैं। तो अब आपने देखा कि भाई अगला शब्द ये था मैग्नेसाइट, कोई नया शब्द नहीं दिया। सरूपा, छाजा और सेंड्रा लिख दिया, सेंड्रा ही लिखा है, ये अंग्रेजी में सेंड्रा ही लिखा है। और फिर तीसरा काउलिन की बात करें तो यहां पे 2 शब्द लिखा है, सालपेट और बारोदिया। ये देखो, सालपेट जो है वो आपका डोलोमाइट और अगला पा जाओ, ये रहा रॉक फॉस्फेट के अंदर आप देखिए,
रॉक फॉस्फेट के अंदर ये आया था सालपेट बांसवाड़ा के अंदर, और एक शब्द उन्होंने दिया ये देखो, एक शब्द उन्होंने दिया है बारोदिया। बारोदिया जो है वो बूंदी के अंदर है और किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच बालू का सिलिका स्टैंड के लिए। अब इन्होंने पूछा है कि केओलिन के लिए, तो केओलिन के लिए बारोदिया नहीं है, खारा बारोदिया उदयपुर के अंदर है, वो तो प्रसिद्ध है। तो बारोदिया बूंदी वाली किसके लिए है? सिलिका सैंड और कांच बालूका के लिए। और दूसरी आपने देखा सालपेट किसके लिए है? रॉक फॉस्फेट के लिए, बांसवाड़ा के अंदर है। तो इसका मतलब तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है ये पुनरावृत्ति वाले प्रश्न है। ये सालपेट पहले पूछा गया है, और दूसरा अगर आप ये देखोगे ये भी आपका बारोदिया बूंदी कांच बालू का, ये भी पूर्व में पूछा गया। तो चीनी जो केओलिन कह दीजिए, चीनी मृतिका कह दीजिए, चाइना क्ले कह दीजिए, ये पुरुषोत्तमपुरा भूचर टोरडो सीकर के अंदर है, खारा बारोदिया उदयपुर के अंदर है, और सवाई माधोपुर के अंदर वासुराय सेना। तो ये 4-5 शब्द हैं, ये भी पूछे गए। तो अब इसका मतलब ये जो प्रश्न के अंदर ये ठीक है, ए ठीक है, बी ठीक है, तो ये दोनों रॉक फॉस्फेट के लिए और कांच मृतिका के लिए आ गया, तो केओलिन के लिए नहीं है, तो ये गलत। तो इसका मतलब हमारे पास में ए और बी ऑप्शन बचेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न पहले बहुत बार पूछा गया। हालांकि राजस्थान की जलवायु से संबंधित आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ के जाएं, जिसमें कोपेन और थॉर्नथवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उनको जिले के अकॉर्डिंग यानी पूछा जा रहा है। फिर दूसरे उसके बाद में समताप रेखाएं, समदाब रेखाओं से संबंधित बार बार पूछे जा रहे हैं। और यहां पर राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म है। ये पहले भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और इन दिनों में कई बार यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। ये रहा, एक तरह से किताब के अंदर यहां पर अब जब 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब के अंदर अगर आप देखते हो ये पूछा जा सकता है। 999 से 1000 के बीच में कौन से, ये पूछा जा सकता है। 998 से 999 के बीच में वो पूछा जा सकता है। 97-98 के बीच में कौन सा है? जुलाई माह की बात की आपसे, ये रहे। यहां पे आप देखोगे तो ये आपके सामने डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर रहा, ये बांसवाड़ा रहा है, और ये प्रतापगढ़ रहा। तो यहां प्रश्न आपका यही था कि राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाने वाले जिलों का युग्म है। तो ये 1000 आ गया, और 1000 से अधिक पाए जाने वाले डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसने यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं। यहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा ए ऑप्शन जो है वो। तो आपके सामने ये भी, इनको ऐसे सुमेलित करवाया जा सकता है अगले पेपर के अंदर कि 1000 से अधिक वाले कौन से हैं, 900 से 1000 के बीच में कौन से जिले आ रहे हैं, या 998 से 999 के बीच में कौन से जिले आ रहे हैं, 997 से 998 के बीच में कौन से जिले आ रहे हैं। ऐसा प्रश्न आपसे पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। जैसे 1000 से अधिक आपको दे दिया बांसवाड़ा, 999 से अधिक आपको दे दिया, जैसे कोटा की बात कर रहा है, इसके साथ में 998 से 999 के बीच में उन्होंने बात कर ली, जयपुर की बात की। इसी प्रकार से 997 से 998 की बात कर ली, हनुमानगढ़ की। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। नीचे आप देखोगे तो दूसरा एक जनवरी का भी है, बार बार यहां से जुलाई वाला पूछ रहे हैं, तो जनवरी के अंदर भी 2-3 डाटा दिए गए, तो उसको भी एक बार आप देख लें। फिर नेक्स्ट है ये जो कृषि से संबंधित है, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो बार बार प्रोडक्शन के जो डाटा है वो पूछे जा रहे हैं। और यहां पर 2022-23 में राजस्थान में कौन सा रेपसीड और सरसों में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला था, तो ये भी प्रश्न पहले पूछे गए हैं। यहां पे आप देखोगे हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है 2022-23 में उत्पादन, 2022-23 की रिपोर्ट है। 2022-23 के अंदर अगर आप देखोगे तो राई और सरसों की बात करते हैं तो 1 नंबर के ऊपर आ गया आपका टोंक, 2 नंबर पे अलवर, तीसरा आपका गंगानगर, और यहाँ पे स्टार लगा रखे हैं। इसका मतलब ये प्रश्न भी आपका पहले से पूछा गया है। इनकी जो किस्में हैं वो बार बार पूछी जाती हैं, अन्य जो विशेषताएं हैं वो तो पूछी जा रही हैं। तो कौन सा जिला, तो आगामी जो पेपर है उनके अंदर ये पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी वालों के लिए आप ये ध्यान रखें कि कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित भी प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ जो 10 प्रश्न आए, मैंने देखा कि 10 में से 10 आपने जो काम किया था उसके अकॉर्डिंग
आपकी अगर चीजें ठीक याद हैं तो मेरे विचार से सारे की सारे हम ठीक कर सकते हैं। 8-9 प्रश्न बड़े आसानी से आप कर सकते हो। और अभी इसमें जैसे मिट्टियों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, वनों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो वो जिस सीक्वेंस के अंदर हमने बात की थी, पेपर के अंदर आप प्रश्नों को बड़े धैर्य के साथ में पढ़ें और फिर उसके बाद में उत्तर दें, तो निश्चित रूप से अगले बी सी डी ग्रुप के अंदर भी आप ज्योग्राफी के 10-10 प्रश्न तो आप मान के चलें राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर, और जो इनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो आप ये मान के चलें कि 30 प्रश्न के आसपास, यानी 20 सेकंड पेपर के अंदर 10 इसमें तो 30 प्रश्न उनके राजस्थान की ज्योग्राफी के शायद रहने वाले हैं। तो राजस्थान की ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब थोड़ी सी पेपर होल के अंदर आप ध्यान रखें, बड़े धैर्य के साथ में पेपर को करें, समय का विशेष ध्यान रखें और ऑप्शन को आप बड़े ठीक गौर से यानी ध्यान से भरें कि ए भर रहे हो, बी भर रहे हो, सी भर रहे हो, डी भर रहे हो, जो भी भरना है। फिर उसके बाद में आजकल एक जो गलती और हो रही है अमूमन, वो ये हो रहा है कि 5वां जो ऑप्शन होता है विकल्प जिसके अंदर आपने प्रश्न को नहीं चूज किया, उसके अंदर आपको 5वां जो ई है वो भी भरना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर उसके नंबर काटे जाएंगे। इसलिए विशेष तौर से यह ध्यान रखें कि भाई हमें किसी भी हालत के अंदर जो आपने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किए लास्ट के अंदर, उसके अंदर ई ऑप्शन भर के आए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए पेपर को बड़े धैर्य और इत्मीनान के साथ में करना है और आत्मविश्वास के साथ काम करियो। आपकी जो मेहनत है वो आपकी रंग लाएगी। आगामी जिनका भी पेपर है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बिना घबराए पेपर देने में। तो अगले 2 दिन अभी पड़े हैं, उनके अंदर जैसे 31 हुई है तो 1 और 2 तारीख आपके पास में पड़ी हैं। 1 और 2 के अंदर आप किस प्रकार से मैनेज करें, तो मेरे विचार से भाई आप कल का जो डे है, जिनकी फर्स्ट पेपर के अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, तो आप आज और कल के दिन के अंदर जो कल और प्रश्नों के 2 दिन पड़े हैं उसके अंदर 70% जो समय है वो आप अपने फर्स्ट पेपर को दे लें और 30% जो समय है वो सब्जेक्ट को दे लें 2 दिन, और फिर आधा दिन जो अगला जो बचेगा ज्योग्राफी के लिए, तो उसके अंदर आप बाकी जो सब्जेक्ट के अंदर जो डाटा हैं, हाईलाइट चीजें की गई हैं, उनको बड़े धैर्य के साथ में जितना भी 4, 5, 6 घंटे आपको मिले आप देखने का प्रयास करें। आनंद फानंद के अंदर ऐसे किताबें बंद नहीं कर दें कि मैं तो अब नहीं पढ़ूंगा और अब क्या करना है यार, मेरा कुछ याद नहीं हो रहा है। ये सबके साथ में ऐसा रहता है। और जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं डाटा जो हैं, सूत्र जो हैं, उनको जितना आप व्यवस्थित देख पाते हो उतना देखने की कोशिश करें और आराम से 7-8 घंटे आप सो करके फिर पेपर देने के लिए जाएं। पेपर हॉल के अंदर थोड़ा सा पहले, समय से पहले आप पहुंच जाएं और वहां पे कतई घबराना नहीं है, आपका सब अच्छा होगा। अगर फर्स्ट पेपर के अंदर किसी के साथ में थोड़ा बहुत 19-20 लगता है तो भी धैर्य के साथ में सेकंड पेपर आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, उसके ऊपर ज्यादा मंथन नहीं करना है। तो आगामी आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।